सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा खान और मैं हूं पाकिस्तान। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मुल्क में इंतखाबात के हवाले से बेयकीनी की सूरत हाल ख़त्म कर दी है, यानी अब इलेक्शन में ताख़ीर के तमाम दरवाजे बंद। और दूसरी जानिब सियासी महाजराई पर जो लफ्जी गोलाबारी है उसके सिलसिले में भी तेज़ी आती जा रही है। तज्ज़ियाकार हालिया दिनों में दिए जाने वाले तुंद व तेज़ बयानात को सियासी जमातों की इंतखाबी मुहिम से ताबीर कर रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ बोल न्यूज़ के प्रोग्राम में साबिक़ वफ़ाक़ी वज़ीर और नून लीग के सीनियर रहनुमा साहब ने पीपल्स पार्टी को कुछ यूँ हदफ़े तनकीद बनाया। जरा सुनिएगा। पीपल्स पार्टी इससे खाइफ है कि वो चाहती है कि 2018 की तरह नवाज शरीफ साहब को सियासत से बाहर रखा जाए, मुस्लिम लीग नून जो है वो पूरी ताकत के साथ इलेक्शन में हिस्सा ना ले सके। तो मैं पीपल्स पार्टी के गिला को समझने से कासिर हूँ। उनके पास तो मुकम्मल लेवल प्लेइंग फील्ड है, उनके जो लीडर साहबान हैं वो अपने जलसे कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी के दौर में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं आया, पीटीआई के दौर में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं आया। तो ये जो तकाबली जायजा है आज लोगों के सामने है कि कौन सी जमात है जो मुल्क की तरक्की के लिए काम करने का विजन रखती है, तजुर्बा रखती है। तो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में बढ़ती जो सियासी दूरियां हैं और दोनों जमातों के कायदीन की जानिब से एक दूसरे की कारकर्दगी पर उठाए जाने वाले सवालात ने दोनों जमातों की तरजीहात को वाज़े कर दिया है। आज भी मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ ने पार्टी के पार्लिमानी बोर्ड के इजलास से खिताब में अपनी और मुखालिफिन की कारकर्दगी का कुछ यूँ मुआजना किया। क्या कहा उन्होंने, ज़रा ये भी सुन लीजिए। जी, तो नवाज शरीफ का शिकवा है कि काम वो करें और वोट किसी और को पड़ जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और यही वजह है कि मुस्लिम लीग नून ने पंजाब पर अपनी गिरफ्त मजबूत करने के लिए इंतखाबी इत्तेहाद जो बनाने पर की बजाय मुस्लिम लीग काफ के साथ सीट एडजस्टमेंट को तरजीह दे दी है। अब दूसरी जानिब साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने बलूचिस्तान के शहर तुर्बत में पीपल्स पार्टी के वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में एक बार फिर मुफाहमत की बात कर दी। क्या कहना है उनका, जरा सुनिएगा। साबिक सदर ने अपने खिताब में जहां छोटे सूबों की महरूमी की बात की है, वहीं पे विफाक की मजबूत हैसियत को भी चैलेंज किया है। पीपल्स पार्टी 18वीं तरमीम के जरिए सूबों को खुद मुख्तारी देने का क्रेडिट लेती है, तो वहीं पे मुस्लिम लीग नून ने एमकेएम के 18वीं तरमीम बिलखसूस सूबाई खुद मुख्तारी के मामलात पर साथ देने की यकीन दहानी करवा दी। और सिंध में पीपल्स पार्टी के खिलाफ तश्कील दिए जाने वाले सियासी इत्तेहाद में एमकेएम सबसे बड़ी जमात की हैसियत से शामिल है, जो माजी में पीपल्स पार्टी के साथ विफाकी और सूबाई हुकूमतों में शामिल रही है। आने वाले दिनों में क्या पीपल्स पार्टी एमकेएम के साथ किसी सियासी डायलॉग का आगाज़ कर सकती है? लाहौर में बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी तमाम सियासी जमातों से डायलॉग के लिए दरवाजे खुले रखने की बात की है। ज़रा बिलावल साहब को भी सुन लीजिए। जी, तो चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी बलूचिस्तान समेत पूरे मुल्क में सरप्राइज देने का दावा कर रहे हैं। सवाल ये कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त इस पोजीशन में है कि आने वाले दिनों में पीपल्स पार्टी कोई सरप्राइज दे सकेगी? और एक जानिब तमाम सियासी जमातें इंतखाबात के मैदान में उतरने की तैयारियां कर रही हैं और वहीं पर तहरीक इंसाफ की इंतखाबात में जो शिरकत है वो अब तक गैर यकीनी की सूरत हाल से इंट्रा पार्टी इंतखाबात के मामले पर जो महफूज फैसला है वो आने पर ही सूरत हाल वाजे हो सकेगी। इन सब मामलात पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद मेहमान मौजूद है पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा दोस्त मोहम्मद खोसा साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। आईपीपी से हमें ज्वाइन कर रहे हैं खुरम रोखड़ी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। तहरीक इंसाफ से नईम पंजोता साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, वक्त देने के लिए। तो नईम साहब, ये जो महफूज फैसला है, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी? बहुत शुक्रिया जी, बड़ी नवाजिश है। महफूज फैसले यूं ही हमारे खिलाफ महफूज किए जाते हैं। इंट्रा पार्टी सिलेक्शन की अगर बात की जाए तो हमारा 2022 के अंदर जी बिल्कुल हमने अपने आइन के मुताबिक किया था और उसके बाद उन्होंने पहले 71 डेज जो है फैसला महफूज रखा और फिर ये कहा कि आप 20 दिन के अंदर इंटर पार्टी सिलेक्शन करवाएं। हम हैरान थे कि कोई ऐसी रीजन ही नहीं जिसकी वजह से वो कह सकें और उन्होंने कहा, लेकिन हमने कहा कि हमने रिस्क नहीं लेना और हमने उनकी बात मानते हुए दोबारा करवा दी। कुछ लोग प्लांट किए गए अकबर असबाबर टाइप के और फिर कुछ 14 लोग जो है वो दरख्वास्त देने के लिए इलेक्शन कमीशन चले गए। वो लोग जिनका तल्लक ही नहीं है पीटीआई से, वो लोग जो मेंबर ही नहीं है पीटीआई से, तो वो जाकर दरख्वास्त देते हैं जी कि इनके इंटर पार्टी इलेक्शन ठीक नहीं हुए, हमें मौका नहीं मिला। हमारा जो आइन है वो बड़ा वाज़ह कहता है कि जब आप मेंबर ही नहीं है तो फिर आप लड़ ही नहीं सकते इलेक्शन, और जब उम्मीदवार ही नहीं था तो डेफिनेटली वो बिला मुकाबला हुए। और अगर बात की जाए कि हमने इलेक्शन जो है छुपा के करवाए तो बिल्कुल पूरी तशहीद हमने की, अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर दिया। इलेक्शन कमीशन को हमने बाकायदा तौर पर खत लिखा कि वहाँ पर हमें सिक्योरिटी दी जाए। इलेक्शन कमीशन ने उसको देखते हुए जो है बाकायदा तौर पर जो आईजी के विके हैं और चीफ सेक्रेटरी हैं उनको ये हदायत जारी की कि आप इनकी सिक्योरिटी के इंतजाम यकीनी बनाएं।
29 तारीख को हमने शेड्यूल अनाउंस किया और 2 तारीख के लिए ये डे मुख्तस था। पेशावर के एक मुकाम के ऊपर ये ओपन एक हमारा जो है वो जो प्रोसेस है कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक वो हमने कंप्लीट किया और इलेक्शन रखने करवाया। अब बल्ले का निशान इस वक्त भी एक ऐसी गैर यकीनी सूरत हाल के अंदर उन्होंने लटकाया हुआ है जिससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के दरमियान एक मायूसी, एक ऐसी चीज जो है लोगों के अंदर पाई जा रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पत्नी तो बैलेट पेपर के ऊपर होगी, बल्ले का निशान होगा या नहीं होगा। अब 30 सवाल उन्होंने हमारे सामने रखे हैं। वो किस टाइप के सवाल हैं जी कि सेक्रेटरी जनरल का बताएं जी कि वो उनके वो साइन कैसे करते हैं जी, उनके साइन बताएं कैसे हैं जी, उनका आईडी कार्ड नंबर दें जी कैसे हैं, ये पेपर के ऊपर साइन थे, ये थोड़े से आपने गलत किए हुए हैं, थोड़े से इस जगह पे नहीं होने थे, थोड़े से लेफ्ट साइड पे होने थे। तो इस तरह के सवाल आते हैं और वो लोग उन दरखास्तों के ऊपर इस तरह के सवाल उठाए गए हैं जी जो हमारे मेंबर ही नहीं है। वो लोग जिन्होंने दरखास्तें दी हैं वो PTI से उनका कोई ताल्लुक ही नहीं है। सिर्फ वो लोग प्लाट किए गए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सिर्फ बैठने के लिए, वोटर्स के अंदर मायूसी पैदा करने के लिए। अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात की जाए तो ये सबसे बड़ी तलवार जिस वक्त हमारे ऊपर ये लटकाई गई और इलेक्शन कमीशन जानबूझकर एक पार्टी बना हुआ है। इलेक्शन कमीशन को ये नजर नहीं आ रहा कि यूरोप के अंदर हम जलसा करते हैं तो वहाँ पर डिप्टी कमिश्नर जो है हमारे जलसे के अंदर पानी छोड़ देते हैं ग्राउंड के अंदर। उनको ये नजर नहीं आ रहा कि लोगों को 3 MPU के तहत जो है वो गिरफ्तार किए जा रहे हैं, तो उसकी हासिल नहीं है। मैं थोड़ी देर पहले मुझे पता चला है कि सरगोदा में एक हमारा दोस्त हैं, एक वकील हैं, उनके वालिद साहब जो हैं वो पेपर देने के लिए वहाँ पर गए कि हमें नॉमिनेशन पेपर जो दे दें। उन्हें कहा गया कि आप थोड़ा सा वेट करें, साथ ही पुलिस को बुला लीजिए। वो तो ना 9 महीने ना किसी जगह के ऊपर, सिर्फ उनका कसूर क्या है कि उन्होंने पेपर जमा करवाए हैं। आप ये समझते हैं कि इस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है वो टारगेट करके तो आप ये समझेंगे कि इलेक्शन जो है वो फ्री एंड फेयर होने का प्रोसेस होने जा रहा है। अगर नोटिफिकेशन ही आपने निकालना है तो फिर मेरा ख्याल में वैसे ही निकाल दिया जाए कि नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म है, कौम तो कोई किसी सूरत तस्लीम नहीं करती जिस तरह से आपने ये कार्रवाई जारी की हैं। आंखों में धूल झोंकने वाली बात है, महज और कुछ भी नहीं है। तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड की क्या बात है, यहाँ तो बिल्कुल जो है ना वो एक शख्स के लिए जो है सिर्फ रेड कारपेट और एक राय हमवार करने के लिए, मसनद के ऊपर बिठाने के लिए पूरे मुल्क की आवाम का जो हक है वो जमहूरियत के ऊपर हमला है और वो पतन किया जा रहा है। ठीक है जी, रोखड़ी साहब मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। रोखड़ी साहब, अब ये सुप्रीम कोर्ट ने वाजे कर दिया जो इंतखाबी शेड्यूल जारी होने के बाद हल्का बंदियों पे एतराज़ नहीं उठाया जा सकता और इंतखाबात 8 फरवरी की जो तारीख है उसी तारीख पर होंगे। तो IPP का जो हतमी कह लें इंतखाबी मंशूर है वो ज़रा शेयर कर दीजिएगा। यकीनी तौर पर सियासी जमातें दावा तो करती हैं कि जी अवाम दोस्त होगा मंशूर, तो किस हद तक अवाम दोस्त होगा? डॉक्टर साहब मुझे इजाजत है, मैंने नईम साहब ने कोई 2 बातें की, उनके जवाब दे जी प्लीज यू कैन कमेंट। अच्छा, नईम साहब ने कहा कि अकबर एस बाबर जो है वो प्लांट किए गए। नईम साहब को शायद इल्म नहीं है कि अकबर एस बाबर बानी PTI है और प्लांट नहीं किए गए और अकबर एस बाबर आज भी मेंबर PTI है। तो ये थोड़ी सी दुरुस्ती कीजिए, बल्कि अकबर एस बाबर वो आदमी है जिसने PTI की बुनियाद रखी और असल PTI के जो असल चेहरा थे, जो किसी नजरियात की बुनियाद पर लोग मिले थे अकबर एस बाबर, उनमें से एक बहुत बड़ा चेहरा है, नीट क्लीन, और 1 इंच की भी आप उस शख्स के खिलाफ बात नहीं कर सकते। हाँ, वो क्योंकि प्रिंसिपल्स पर खड़ा हुआ है। अभी नईम साहब ने कहा कि जी नोटिफिकेशन निकालना है तो मियां नवाज शरीफ साहब का निकाल दीजिए, इलेक्शन की क्या जरूरत है। तो दिस इज व्हाट एक्चुअली हैपेंड कि इलेक्शन के बगैर, इंट्रा पार्टी इलेक्शन में जब नोटिफिकेशन निकाले जाएंगे इलेक्शन के बगैर, चाहे आप खत लिख रहे हैं इलेक्शन कमीशन को चाहे किसको, अनफॉर्चुनेटली पार्टीज के जो इलेक्शन होता है वो नहीं होता। इलेक्शन के बगैर नोटिफिकेशंस निकाले गए, उस पर अकबर एस बाबर साहब का एतराज है और वो दुरुस्त एतराज है और वो चलेगा। चौथी चीज उन्होंने कहा कि जी पेपर्स हम जमा कराने जाते हैं, पेपर्स नहीं ली जाते, हमारा कसूर क्या है? अभी तक कसूर समझ नहीं आया। आप अपनी एक प्रोग्रेसिव पॉलिटिकल पार्टी को, जिसने पाकिस्तान को बनाना था, 3.5 साल वो गवर्नमेंट करती है। 3.5 साल की गवर्नमेंट के अंदर की तमाम फेलियर्स को छुपाने के लिए आप एक एंटी स्टेट बयानिया लेके चल पड़ते हैं। आप अपने बच्चों को, इस कौम के बच्चों को उकसाते हैं स्टेट ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ, और आप इवेंचुअली वो काम करना चाहते हैं जिससे पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान को आप तोड़ना चाहते हैं। और ये आपके अपने कलमात हैं कि अगर हम ना हुए तो पाकिस्तान टूट जाएगा। यानी इट इज गॉन सो इजी फॉर देम टू से दिस थिंग कि हम नहीं होंगे तो ये हो जाएगा। यानी एक्सट्रीम व्यूज हैं। तो तमाम चीज़ों को देखते हुए हम आगे चलते हैं। आपने कहा कि हमारा मंशूर क्या है। डॉक्टर साहिबा, हम मिले थे एक पार्टी के अंदर रिफॉर्म्स के लिए, प्रोग्रेशन के लिए। हम मिले थे उस पार्टी के अंदर
कि जो पॉइंट्स महरूमियां हैं, जो निशानियां बताई गई हैं कि ये जगह ठीक नहीं, ये जगह ठीक नहीं, हम भी यही समझते थे कि वो मामलात हमने करने हैं, हमने स्टेटस को ख़त्म करना है, हमने पाकिस्तान की बहाली करनी है वगैरह वगैरह। और उस पार्टी को या हमारी उस तमाम स्ट्रगल को फेंक दिया गया बाहर। और आज हालत ये है कि कोई पॉलिटिकल आदमी, जो प्रॉपर पॉलिटिकल आदमी है, वो मुयसर नहीं है और पार्टी चली गई है। वो नाराज भी होते, मेरे वकील भाई कहते हैं जी आप कहते हैं वकला का सियासत से क्या ताल्लुक है। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वकील थे, भाई वो वकील थे फिर पॉलिटिक्स में आए। एक आदमी जिम्मेदार होता है, वो जिम्मेदारी से पॉलिटिक्स में आता है, पॉलिटिकल जो लाइफ है उसके पैटर्न को फॉलो करता है। एतजाज अहसन साहब वकील थे, पॉलिटिकल आदमी है, लेकिन हर प्रोफेशनल वकील जो आज सुबह तक फीस लेके काम करता है, वो कल सुबह पॉलिटिकल आदमी होकर पार्टी को लीड नहीं करता। हाँ, इनके जो बैरिस्टर साहब हैं, जो पार्टी के चेयरमैन हैं, वो पॉलिटिकल आदमी हैं, लेकिन रेस्ट ऑफ द पार्टी हैज गॉन टू द प्रोफेशनल लॉयर्स। ये केस खेला जा, ये केस है पाकिस्तान या पब्लिक ऑफ पाकिस्तान की कोई अहमियत नहीं। और आखिर में पॉइंट कंक्लूड करूंगा डॉक्टर साहबा, 9 मई में जो बच्चे 9 मई में जो बच्चे इस्तेमाल हुए और जो उनके साथ यानी जिनको इस्तेमाल किया गया और जिस तरीके से लावारिस करके उनको फेंका गया और उनकी तरफ आज तक किसी ने देखा नहीं, इनको चाहिए था वहां पे उनका ख्याल करते और वकील उनको भी मुहैया करते। जी ठीक है जी। दोस्त साहब, मोहम्मद कोसा साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाने का बाकायदा इरादा भी जाहिर कर रही है और बड़ा एतमाद का इजहार कर रही, बड़ी कॉन्फिडेंट है। फिर कुछ बड़े नाम भी आपकी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, जैसा कि सरफराज बुगटी साहब ने भी शमूलियत इख्तियार कर ली। ज़ाहिर बात है इससे पार्टी का मोराल भी बुलंद होता है और पार्टी इसको अपना बड़ा क्रेडिट समझती है। किसी भी पार्टी में जब लोग शमूलियत इख्तियार करते हैं तो कामयाबी कितनी करीब देख रहे हैं, कितनी यकीनी नज़र आ रही है आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू डॉक्टर साहबा। हर पार्टी और उस पार्टी का कारकुन और उस पार्टी का लीडर जो है, उसकी तगोदो होती है कि वो अपनी कारकर्दगी से अपनी नुमाया एक पोजीशन जो है वो माशरे में और सियासत में बना सके। और हम बिल्कुल उसी तरह से अपनी पॉलिटिकल स्ट्रगल कर रहे हैं ताकि हम वो मार्क अचीव कर सकें बाय विच वी कैन फॉर्म अ गवर्नमेंट। पाकिस्तान और पाकिस्तान की आवाम को इस दलदल से निकालने के लिए एक जो कोशिश है, और मेरे ख्याल में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ अपनी अपनी जगह पे ये एक सोच रखती हैं। हम भी यही सोच रखते हैं और हमारी सोच ये पहले दिन से रही है। पीडीएम की जब हुकूमत बनी थी, दो वी वर नॉट अ पार्ट ऑफ पीडीएम, बट उस वक्त उस हुकूमत को सहारा देने के लिए आपने देखा कि हमने वो कुर्बानी भी दी कि हमने पीडीएम के साथ हुकूमत में शमूलियत यानी पीपल्स पार्टी ने शमूलियत इख्तियार की। और जो मलबा 3.5 साल का पाकिस्तान पे और पाकिस्तान की आवाम पे उससे पहले की हुकूमत डाल के गई थी, उस मलबे को भी अपने ऊपर ले लिया ताकि कोई एक वे फॉरवर्ड जो है वो बनाया जा सके बाय विच हम इलेक्शंस की तरफ इवेंचुअली जाएं। और इलेक्शंस में फिर जिसको अवाम चाहे चुने, लेकिन अवाम चाहे जिसको चुने वो अपनी हुकूमत फॉर्म करे। इस वक्त तक की जो सूरत हाल है, आप सर्वे करा लें, पंजाब में बिलखसूस आप सर्वे करा लें, क्योंकि पंजाब एक सूबा एक तरफ और बाकी तीनों सूबों के जो नंबर्स हैं उनको कंबाइन कर लें, फिर भी पंजाब के नंबर्स जो हैं वो उनसे ज़्यादा होते हैं। तो अगर पंजाब में आप सर्वे करा लें तो हर खास व आम जो मियाँ नवाज शरीफ साहब को चाहता है या जो मियाँ नवाज शरीफ साहब को नहीं चाहता, उसके सामने एक ये तासुर बन गया है कि जी ला रहे हैं मियाँ नवाज शरीफ को। ये लाने वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, इसी ने पहले पाकिस्तान का और पाकिस्तान के हालात का बेड़ा गर्क किया और फिर हम उसी बेड़ा गर्क की और उसी तजर्बे की तरफ जाना चाहते हैं। ये कम अज कम पीपल्स पार्टी जो है इस चीज को तस्लीम नहीं करेगी। पब्लिक के थ्रू आप अपनी स्ट्रेंथ लेके आएं और अपनी हुकूमतें बनाएं। ठीक है जी, ठीक है जी। पंजोता साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। ये जो दोस्त मोहम्मद कोसा साहब ने एक अहम बात की कि पहले से किसी के बारे में तासुर दे देना कि शायद उसको सिलेक्ट कर लिया गया है और वो सिलेक्ट होकर आ रहा है। 2018 में आपकी पार्टी के बारे में भी ये तासुर दिया जाता था आपकी मुखालिफ जमातों की जानिब से, तो आप लोग बड़ा बढ़ चढ़ कर फिर आते थे, डिफेंड करते थे कि गलत है जी, हमें तो आवाम ने वोट दिया है। अब यही बात नून लीग के बारे में की जा रही है, ज़ाहिर बात है नून लीग के मुखालिफिन की जानिब से कि नून लीग में शायद पहले से नवाज शरीफ साहब को चूज़ कर लिया गया है, सिलेक्ट कर लिया गया है। तो ये चीज़ किसी भी पार्टी के बारे में कही जाए, ये बिल्कुल गलत है। क्या कहेंगे आप?
बहुत शुक्रिया जी, बड़ी नवाजिश। नहीं, बिल्कुल गलत बात है। 2018 की बात की जाए तो उस वक्त भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो एक खान साहब की स्ट्रगल थी, जो खान साहब की मेहनत थी, उस वोटर जो है वो आप धरने में आपके सामने मनाजर हैं कि किस तरह जोग दर जोग इमरान खान साहब के साथ लोग जुड़ते गए। पहले उनकी केपी में हुकूमत आई। पूरा प्रोसेस ये नहीं है कि घर से उठे और जाकर वज़ीर-ए-आज़म बन गए। उसके अंदर भी अगर देखें तो कई ऐसे हल्के थे जहाँ पर जो है वो रात को रिजल्ट और थे और फिर वो हल्के के अंदर लोग जो है हार गए। तो उस की अगर बात की जाए तो वो इलेक्शन जो है बाद में इन्होंने डेफिनेटली जब ये हारे तो इन्होंने कहना था अगर इमरान खान साहब को उस वक्त यूं ही जो है वो प्रोटोकॉल और वो हासिल होता और ऐसे लाए होते तो फिर हमें जो इत्तेहाद दीगर जमातों से ना करना पड़ता। इत्तेहाद के साथ हुकूमत बनी और ये क्योंकि हारे थे तो उन्होंने यही कहना था कि जनाब इस तरह से धांधली की गई, ये किया गया, मुझे बताए ना कोई ऐसी दरखास्त लेकर आए जो उन्होंने दी हो कि हल्के के अंदर धांधली हुई है। तो जो इमरान खान साहब ने कहा कि नहीं, ये हल्का नहीं कुर्बाना, यहाँ पर मेरिट के ऊपर इलेक्शन हुआ। 2013 के अंदर जब इलेक्शन हुआ तो उस वक्त खान साहब ने हल्कों के हवाले से बात की कि इन हल्कों में धांधली हुई है, ये 3-4 हल्के खुलवा लें। क्या किसी ने हल्के खुलवाए थे? अगर ये इतने सच्चे थे 2013 के अंदर या 2002 के अंदर या 97 के अंदर या 90 के अंदर, तो फिर आप मुझे बता दें कि फिर उस वक्त जो है इनको जब निकाला गया तो ये कहते हैं कि हमें निकाला क्यों गया? निकाला इसी वजह से गया था कि जब आप डील करके आएंगे तो फिर आप निकाले जाएंगे। जब आप अवाम की ताकत से आएंगे, फिर आप अवाम के अंदर जाएंगे तो फिर रिएक्शन ऐसा होगा जैसे इमरान खान के साथ आज लोग खड़े हैं। फिर ऐसा नहीं होगा कि आप उधर से निकलेंगे तो बिरयानी के लालच में लोगों को ले जाएंगे और वहां पर जाकर नारे मारेंगे इमरान खान की तरफ को। दूसरे नंबर पर जो चीज है 9 मई के हवाले से मेरे भाई ने कहा है कि एंटी स्टेट बयानियां और ये वो, अगर देखा जाए तो इनकी तो पार्टी सारी उन लोगों से बनी है जो 9 मई के टाइम के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पैसा थे। तो क्या वो दूध के धुले हो गए? क्या उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इनको ज्वाइन किया तो उनके ऊपर मुकदमा जो खत्म हो गए? उनके वारंट गिरफ्तारी किधर गए? उनको तो पुलिस ने अरेस्ट करना था। उनके ऊपर तो कैमरा के ऊपर पाबंदी थी, तो वो पाबंदी कैसे खत्म होगी? कैसे उनकी फरक हबीब हो या दूसरों की स्पीचेज जो लाइव जा रही थी? अली नवाज जमान ने ज्वाइन किया। इसके अलावा 10 लोग और आपने देखे कि हर रोज कोई ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस इनके पास जाते हैं तो वो ठीक हो जाते हैं। अगर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं फिर वो गलत है। वो एंटी स्टेट लोग जो हैं वो इनके पास जाएं तो वो ठीक है। दूसरी बात ये रह गई कि हम हमेशा 9 मई के हवाले से इंडिपेंडेंट तहकीकात की बात करते हैं और यही इनसे गुजारिश करते हैं कि उस वाक़े की हमें भी एक प्रोसिक्यूशन है, उसने मुकदमा बनाया है, हम अपनी वीडियोस हमारे पास जो एविडेंस है वो हम लेकर आते हैं और जुडिशल कमीशन बने जहाँ सारी चीजें रखी जाएं। 150 नहीं तो नईम साहब आप क्या इस बात से क्या मुकर रहे हैं, डिसएग्री कर रहे हैं कि जिस तरह आपकी पार्टी के चेयरमैन बाकायदा हेट स्पीच करते थे, क्या वो जहन साजी नहीं की जाती थी उन नौजवानों की जो 9 मई में इन्वॉल्व थे? देखिए मैं वही गुजारिश कर रहा हूँ ना कि इंडिपेंडेंट तहकीकात हम क्यों मुताबिक करते हैं? हम इसलिए करते हैं कि हकायक सामने आए। अगर 100-200 कोई बंदा वहां पर इन्वॉल्व है, हमारा पाया गया है, तो कानून के मुताबिक बिल्कुल कानून अपना रास्ता ले। लेकिन वो 100-200 बंदे अगर उस साबित होने के बाद पाया जाता है तो आप पहले ही से क्या पूरे पाकिस्तान के अंदर कर्फ्यू लगा देंगे, मार्शल लॉ लगा देंगे कि कोई बंदा बात नहीं कर सकता, मीडिया के ऊपर पाबंदी है, इमरान खान का नाम चलाया नहीं जा सकता, उसकी स्पीच नहीं चलाई जा सकती, जो उसका नाम लेता है उसे उठा लिया जाता है, जो झंडा पीटीआई को उठाता है उठा लिया जाता है। या फिर आप क्लियर कट खुला दे देना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी है, जो भी इमरान खान को सपोर्ट करेगा वो गद्दार होगा मुल्क का। ठीक है, फिर एक ऐसा जो है वो एक जारी कर दी जाए नोटिफिकेशन जिसमें सबको पता चल जाए कि वाकई जो 80% मुल्क की आवाम है वो गद्दार है। तो जो 15-20% लोग जो PM मिलन को, IPP को या दीगर जमातों को सपोर्ट करते हैं तो वो मुहब्बे वतन पाकिस्तानी हैं। तीसरी नई बात अकबर एस बाबर की कर रहे थे। ठीक है, यहीं से कंटिन्यू करते हैं, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। तीनों मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, आपसे मुलाकात होगी शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, तीनों मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। जी नईम साहब सॉरी मुझे आपको इंटरप्ट करना पड़ा था, आप कुछ फरमा रहे थे अकबर एस बाबर के हवाले से, तो मुझे ब्रेक पे जाना पड़ा था। जी बिल्कुल जी, मैं अकबर एस बाबर साहब के बारे में बता रहा था कि जिस तरह से वो प्लांट होकर आए और नॉमिनेशन पेपर का जो टाइम है वो खत्म हो चुका था और उसके बाद वो दफ्तर में आ रहे हैं। और आप ये देख लें कि वो इतनी हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुहिब होते, इतनी उनकी मोहब्बत होती इमरान खान साहब के साथ, तो कहाँ थे जब इमरान खान साहब को अगवा किया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में? कहाँ थे जब जुडिशल कम्प्लेक्स 18 मार्च को इमरान खान साहब के ऊपर हमला हुआ? कहाँ थे वो जब वजीराबाद में गोलियां चलाई गई उनके ऊपर, उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की?
जो मुल्क के अंदर लाकानूनीत है, उस हवाले से कोई एक मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी दिखा दें कि खदीजा शाह के ऊपर बोले हो, सरम जवेद के ऊपर बोले हो, बानी चेयरमैन थे, तो किसी जगह के ऊपर मुझे दिखाया ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कहीं पर उन्होंने झंडा उठाया और ये कहा हो कि मैं बिल्कुल बानी हूँ और मैं बिल्कुल जी ये मेरी खदमात है और मैं बिल्कुल हाजिर हूँ, या किसी जगह के ऊपर उनकी स्टेटमेंट है, कहीं पर स्टेटमेंट नहीं है। तो बड़ी वाज़ेह है कि किस तरह से लोग प्लांट किए जाते हैं। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से के खिलाफ मुख्तलिफ केसेस में लगातार जो है वो पेश होता रहा है और उसने हर जगह के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुखालफत की है। ठीक है, जो कोई फंडिंग वाला मामला हो, दूसरा तीसरा, वो हर जगह ऐसे लोग पाए जाते हैं। अभी भी देखें ना, बल्ले का निशान छीनने के लिए वो सारी इसने कार्रवाई की है कि इनका प्रोसेस जो है वो खत्म हो, ये इलेक्शन के अंदर शामिल हो। ये कैसी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इसकी मोहब्बत है जो कि हमारे इलेक्शन कोई मुतनाज़ा हर बार करवा रहा है। हम तो नहीं गए और कोई बंदा तो नहीं गया, पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल तो नहीं गए, चेयरमैन तो नहीं गए, कोई बंदा भी नहीं गया। तो ये बानी जो है ये कहाँ से अचानक से नाज़िल हो गए? तो ये झूठा प्रोपेगेंडा है जिसको रोकड़ी साहब जो है वो एंडोर्स कर रहे हैं। मैं हैरान रोकड़ी साहब से कि इनका तो नहीं हक बनता था कि अकबर असबाबर की नुमाइंदगी करना। मेरा ख्याल में शायद ये उस हर बंदे को सपोर्ट करेंगे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ होगा। तीसरी बात रह गई कि जो ये बात कर रहे थे वर्कर्स के हवाले से कि किसी ने खबर नहीं दी, तो मैं बड़ा इनके साथ लिस्ट शेयर कर दूंगा। हजारों के हिसाब से जो बेल्स हैं वो वर्कर्स की हमने करवाई हैं। 3 MQ के तहत लोग जो गिरफ्तार थे उनको छुड़वाया है, लाहौर में भी हो, बाकी शहरों में भी हो। और जब 9 मई में हमारे लोगों को शहीद किया गया तो खान साहब ने बड़ा पेन लेकर उनकी एक लिस्ट बनाई। इसके साथ साथ जो है जो 4 लोग पैरालाइज हुए। चलिए मुझे ठीक है, मुझे दूसरे मेहमानों की तरफ जाने में आपकी तरफ दोबारा आती हूँ। दोस्त मोहम्मद खोसा साहब, उनको बाकायदा तौर पर फंड जो हैं वो देने के लिए खान साहब ने कहा कि इनके घरों में जाकर बाहर से उन्होंने फंड रेजिंग को सारे जितने पैसे आए उन्होंने कहा कि इनको देने हैं। और खान साहब ने जिस तक अप्रोच, कुछ लोग ऐसे थे जो लेना नहीं चाह रहे थे, जो कहते थे कि नहीं हमने नहीं कुछ लेना। ठीक है दोस्त साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहती हूँ। खोसा साहब ठीक है, नईम साहब मुझे बाकियों की तरफ भी जाना है, बाकियों को भी मौका देना है। मुस्तफ़ा नवाज साहब ने कहा है कि जी हर दफ़ा कोई ना कोई पार्टी फेवरेट होती है और कोई ना कोई लाडला होता है, तो ऐसा लग रहा है जिसका उनका इशारा पीपल्स पार्टी की तरफ भी है। दोस्त मोहम्मद खोसा साहब क्या कहेंगे? जी मेरे भाई हैं मुस्तफ़ा नवाज, उनका एक अपना ओपिनियन है, वो ज़रूर अपना ओपिनियन रख सकते हैं, अपने मुताबिक लाडले की रेस लगी होती है, हर कोई इस रेस में शामिल होना चाह रहा होता है। मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी भी शामिल होना चाह रही है। वो बेसिकली आप लोगों को ये कहना पीपल्स पार्टी के ऊपर कम से कम कोई भी ये बात नहीं कर सकता कि पीपल्स पार्टी कभी भी तारीख में कभी भी फेवरेट होने की रेस में थी। अगर फेवरेट होने की रेस में होती तो जुल्फ़िकार भुट्टो शहीद का वो हाल होता जो हुआ, मोहतरमा शहीद का वो हाल होता जो हुआ, जरदारी साहब ने 14 साल जेल काटी। ये क्या फेवरेटिज्म का नतीजा था? उनकी बहन के ऊपर मुकदमे बनाए गए, उनके ख़ानदान के ऊपर मुकदमे, ये फेवरेट्स के साथ ये सारा कुछ होता है। ये बात बहरहाल उनका अपना ओपिनियन है। जो नहीं तो फिर जब 2008 में आपकी हुकूमत थी तो इसका मतलब है तब आप फेवरेट थे, तब आपके पास लेवल प्लेइंग फील्ड बाकियों से ज्यादा थी, तब आप रेस में सबसे आगे थे, क्योंकि आप लोग ये तासुर दे रहे हैं ना कि जो हुकूमत में आता है तो शायद वो फेवरेट होता है, उसके पास लेवल प्लेइंग फील्ड ज्यादा होती है। आपको अगर याद हो, अगर आप तारीख के ऊपर ज़रा नज़र दौड़ाएं तो दैट वाज अ कोलिशन गवर्नमेंट, दैट वाज नॉट जस्ट पीपल्स पार्टीज गवर्नमेंट। और उस पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट के अंदर शुरू में मुस्लिम लीग नून का भी हिस्सा था, उसमें ANP भी थी, उसमें दीगर जमातें भी थी जिन्होंने कोलिशन में वो गवर्नमेंट बनाई थी। तो इट वाज नॉट जस्ट पाकिस्तान। तो आगे भी मखलूत हुकूमत के हवाले से बातें हो रही हैं दोस्त मोहम्मद खोसा साहब, आगे भी सादा अक्सरियत किसी के पास जाती हुई दिखाई नहीं दे रही। ये आप लोग ही बताते हैं आगे तमाम सियासतदान कि आप लोग का तजुर्बा ये कहता है। जी मुमकिन है, आई कांट से, बट मुमकिन है। इलेक्शन का डब्बा जब खुलेगा तो पता लगेगा ना कि नताइज क्या आते हैं। मैं एक चीज मैं यहाँ पे बात हूँ, यहाँ पे अभी PTI से जो नुमाइंदा हैं गालिबन वो ये बात कर रहे थे तहरीक के हवाले से कि एक तहरीक के नतीजे में जो है PTI को साबका हुकूमत जो है वो मिली थी। मैं थोड़ी सी एक इनकी तवज्जो चाहता हूँ इस चीज़ पे। आई डोंट नो स्टैंडिंग इन द पार्टी, सीनियर लॉट में से थे या वो स्ट्रगलिंग लॉट में से थे, बट तहरीक अगर ये कहते हैं कि F7, F8 और F10 में बनी गाला में अस्करी 1 लाहौर में 90 शारा के पीछे चिड़ियाघर के साथ एक दफ्तर है, वहाँ पे अगर वहाँ से तहरीक जनरेट हुई थी और उस तहरीक को जो है मुस्तहकम किया गया था, फिर मैं गलत हूँ। अगर अदरवाइज जो है पब्लिक के थ्रू एक तहरीक चलाई गई थी तो फिर ये ठीक है।
तो उस तहरीक का नतीजा क्या हुआ? आज भी मैं, यकीन करें, मैं आपको डॉक्टर साहिबा ये कहता हूँ, मैं उन लोगों को शाबाश देता हूँ जो लोग खान साहब के इक़्तिदार के दौर में बैक बेंचर्स रहे, एक नजरिए के तहत वो उस जमात के अंदर शामिल हुए और आज भी प्री 9th में नजरिया लेके वो इस पार्टी के साथ ठहरे हुए हैं। जो चूरी खाने वाले मजनू थे वो तो आज कहीं से कहीं चले गए। चलिए, तारिक फजल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब ज्वाइन करने के लिए। चौधरी साहब, कैसी तैयारी है फिर, क्योंकि आप लोगों का दावा तो ये है कि अगले वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब होंगे, नून लीग आएगी और 2/3 मेजोरिटी से आएगी, लेकिन कुछ लोगों का, आपके मुखालिफिन का कहना है कि आप लोगों के एतमाद की वजह शायद ये कि आप लोग ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुके हैं। ये इल्ज़ाम, ये ज़ाहिरी बात है, और आप इसको अपने अंदाज में डिफेंड भी करते हैं। कई बार आप लोग कहते हैं कि जो तनकीद कर रहे हैं वो इतना मैटर ही नहीं करते हैं कि उनको जवाब दें। क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून दावा कर रही है कि होंगे वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब होंगे, तो ये कोई ऐसी गैर मामूली बात तो है नहीं। बाकी सियासी जमातें भी तो यही कह रही हैं कि अपने अपने लीडर के हवाले से वो बयानात दे रही हैं कि हम इलेक्शन जीतेंगे और हमारा लीडर प्राइम मिनिस्टर बनेगा। और यही जमहूरियत का हुस्न होता है कि आप एक दूसरे का एहतराम करते हुए, एक दूसरे के मैंडेट का एहतराम करते हुए, एक दूसरे के वजूद को तस्लीम करते हुए इलेक्शन में हिस्सा लें, जमहूरी तरीके से लें और पाकिस्तान की आवाम और उससे बढ़ के अल्लाह ताला की रात जिस जमात को अक्सरियत दे, जो जमात कामयाब हो, उसके प्राइम मिनिस्टर हो और उसके बाद दोबारा तस्लीम करके मुल्क की खिदमत करें। ये तो है। आपने बड़ी आपने अहम बात की। आपने कहा, आपने बड़े सादा अल्फाज में एक बात की, इंपॉर्टेंट बात। आपने कहा कि यही दावा तो बाकी तमाम जमातें भी कर रही हैं कि वो लोग आगे आएंगे, उनकी हुकूमत होगी, लेकिन नवाज शरीफ साहब का जो दावा है या नून लीग का दावा ज्यादा क्यों खटक रहा है सबको? हर इलेक्शन से पहले पाकिस्तान में, मुल्क में एक फिजा बनती है और एक परसेप्शन होती है ज़्यादा मकबूल है और कौन सी जमात आगे इलेक्शन अपनी हुकूमत बना रही है। 2018 में ये फिजा इमरान खान साहब के हक में थी, 2013 में ये हमारे हक में थी मुस्लिम लीग नून की और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के, 2008 में पीपल्स पार्टी की। आज अवाम को दोबारा ये नजर आ रहा है कि मियां नवाज शरीफ साहब और मुस्लिम लीग नून जो है वो एक मकबूल पॉलिटिकल पार्टी हैं और इस इलेक्शन में वो जीतेंगे। और मुल्क के मसाइल हल करने के हवाले से भी अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो जो मुल्क में तरक्की हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुई है पाकिस्तान में, अगर कोई नवाज शरीफ के दौर में हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं। इसलिए मियां नवाज शरीफ साहब ज्यादा लोगों को खटक रहे हैं और ज्यादा लोग उन पर तनकीद कर रहे हैं क्योंकि ज्यादा परसेप्शन यही है कि नवाज शरीफ साहब जो है वो होंगे। और बाकी जो आपने ये कहा जनाब कि हम 2/3 अक्सरियत का, तो मैंने 2/3 अक्सरियत तो कभी नहीं सुनी। जो आपने कहा कि हम दावा कर रहे हैं, दावा करने में तो मैंने बताया है कि सारी सियासी जमातें दावा करती हैं। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अवाम की ताईद से सादा अक्सरियत मिलती हुई दिखाई दे रही है आपको नून लीग को, या मखलूत हुकूमत में नजर आएगी? मुल्क को आगे लेके जाएं, मसाइल को कम कर सकें, पाकिस्तान की एक आम पाकिस्तानी की जिंदगी के अंदर कोई सहूलत लेके आ सकें। लेकिन उसके साथ हम यकीनन बाकी सियासी जमातों को भी साथ लेके चलेंगे इंशाल्लाह। अगर हमें सादा अक्सरियत भी मिलती है तो मैं ये नहीं कह रहा कि हम कोई सोलो फ्लाइट लें और अपने आप को बहुत कोई सिंगल मेजॉरिटी पार्टी होने के बाद किसी को भी, कल्चर बन गया ना पाकिस्तान में कि किसी को भी लिफ्ट ना कराना। नहीं, अब इस वक्त सियासत नफरत होने का, दूरियां पैदा करने का इस वक्त पाकिस्तान में नहीं है। आपको पॉलिटिकल पोलराइजेशन नहीं होगी एक दूसरे को, जैसे मैंने 2 लफ्ज आपने कहा, वो भी बहुत बड़ी बात जो है आप उसको समझें। अगर हम ये करने में कामयाब हो जाएं कि हम वजूद को तस्लीम करें दूसरे के और उसके बाद सब्र तहम्मुल, ठीक है, आगे बढ़ें। बहुत शुक्रिया तारिक फजल चौधरी साहब आपके वक्त के लिए। खुरम रोकड़ी साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। बाकी जो उन्होंने कहा कि करे तो फिर नवाज शरीफ साहब का दावा या नून लीग का दावा कि नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बनेंगे या नून लीग जो है वो मैदान मारेगी, कि दावा क्यों खटक रहा है तमाम सियासी जमातों को? ये जो है ना खटकना शटकना लगा रहता है। अच्छा। मैं तो इसको ये देखता हूँ कि गर्दिश अय्याम है। इस खटकने शटकने में आप लोगों ने शफाफियत पर एक सवालिया निशान लगा दिया सियासी जमातों ने कि जैसे खुदा न ख्वास्ता जो आने वाले इलेक्शंस हैं। नहीं, वो गलत है, बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। कौन वैक्यूम को किस अच्छे तरीके से पुर कर रहा है ये अहम होता है, और कौन अपने मकाम को मेहनत करके हासिल करके फिर तवक्कुल करते हुए आगे बढ़ता है ये अहम है।
हमारे लिए अहम मेरे जैसे पॉलिटिशियंस के लिए यकीन जानिए ये चीज़ें गैर अहम हो गई हैं। मेरे लिए अहम ये है कि हम कैसे बेहतर डिलीवर कर सकते हैं, हम कैसे अपने इलाकों को अपग्रेड कर सकते हैं, हम अपने मुल्क को कहाँ पर एज कैपेसिटी में हम कैसे बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। जो भी आए, जैसे भी चीजें चल रही हैं, पब्लिक ऑफ पाकिस्तान का जो असल इंटरेस्ट है हम उसकी तरफ जाएं, और ये जलसे जुलूस और जो हम कदर करते हैं अवाम की, वो हमें भी मालूम है कि कौन कितनी कदर करता है। हम एक्चुअली पाकिस्तान की मुईशत को अपग्रेड करें। 25 करोड़ का मुल्क है और आबादी बढ़ती जा रही है, और लकीली फिर जैसे हमारी जो जोग्राफिकल लोकेशन है इसके हमें नुकसानात भी बहुत हुए। उस पर आपका कुछ नहीं था, उसमें मेरा कुछ नहीं, हमारा मुल्क है, हमने यहीं रहना है। लेकिन अब एक ऐसी फेज आ रहा है कि इसी जोग्राफिकल लोकेशन की वजह से आपको फायदा पहुंचने वाला है। आप और हम मिलकर तमाम, चाहे मीडिया है, चाहे पॉलिटिशियंस हैं, हम ये छोटी छोटी चीजों को छोड़ के पाकिस्तान की अपग्रेडेशन के बारे में चलें, इस मौके का फायदा उठाएं, मुईशत बेहतर हो। कितना जी लेगा कोई? और जो बादशाहत है ना, ये बादशाहत अल्लाह ताला अता करता है, छीनता भी अल्लाह ताला है और अता भी अल्लाह। बड़ी प्यारी बात। लेकिन रोकड़ी साहब, अच्छा एक और चीज बताइएगा, ये जो सुनने में आ रहा था कि आईपीपी के साथ नून लीग की सीट एडजस्टमेंट हो रही है, लेकिन मियां जावेद लतीफ साहब ने तो बिल्कुल डिफरेंट चीज बता दी। उन्होंने कहा कि जी काफ लीग के अलावा अभी तक किसी के साथ कोई सीट एडजस्टमेंट की बात नहीं हुई है पंजाब में। क्या खबर है आपके पास? देखिए डॉक्टर साहिबा, मेरे जैसे जो बंदे हैं उनका ये था कि आप सीट एडजस्टमेंट की बात ना करें। आपने अपनी पॉलिटिकल पार्टी को ग्रो करना है, मैं किसी भी पार्टी के साथ हूं तो मैं यही चाहूंगा ना कि वो पार्टी ग्रो करे, स्ट्रेंथ पकड़े और अपने स्ट्रगल के साथ मैदान में खड़ी हो। तो होना ये चाहिए था कि सीट एडजस्टमेंट आप कभी भी बात नहीं करते इस तरह की कि आप पहले कर रहे हैं। इलेक्शंस के बाद आप जाकर अपनी पोजीशन के हैसियत के मुताबिक आप कोलिशन में बैठते हैं, क्या बात करते हैं वो इलेक्शन के बाद की है। तो ये मेरा तो इसके ऊपर ये स्टैंस है। बाकी चीजें चलती रहती हैं और बेहतरी हो, हम तो इस कोशिश में है कि चीजें बेहतर हो, व्हाटएवर जैसे भी चीजें। ठीक है। दोस्त मोहम्मद खोसा साहब, अगर पीपल्स पार्टी मैदान मारती तो वजीर आजम जरदारी साहब होंगे, बिलावल साहब होंगे? ये पार्टी डिसाइड करेगी डॉक्टर साहिबा। ये इंडिविजुअल क्योंकि जरदारी साहब ने उसे बड़ी एक खबर दे दी कि वजीर आजम तो मैं खुद भी हो सकता हूँ। यकीनन हो सकते हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। बिलावल साहब भी हो सकते हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। ये तो पार्टी और हालात डिसाइड करेंगे। तो इतना सस्पेंस फैलाने की क्या वजह? जी जी। आप जो रोज सस्पेंस फैलाते हैं, हम तो आप पे गिला नहीं करते। अभी आप यहाँ पे, हम तो आपसे सिर्फ सवाल पूछते हैं, अंदर की बात जानना चाहते हैं। सीट एडजस्टमेंट्स के हवाले से जो बात कर रहे थे, मैं रोकी साहब की बात से 100% मुत्तफिक हूँ। किसी भी पार्टी के ग्रो करने के लिए ऐड कीजिए, ये जरूरी होता है कि वो अपनी स्ट्रगल जो है उसको जारी रखें अपने नुक्ता नजर के तहत, ताकि वो इस्टेब्लिश हो सके। लेकिन हमने और रोकी साहब ने भी यकीनन ये सुना होगा कि 2+4 की काफ लीग की तरफ से पेशकश जो है वो अभी तक गर्दिश में है। इसी तरह से 20+40 की जो एक पेशकश है आईपीपी की तरफ से, वो भी गर्दिश में है। तो जब इस तरह की चीज़ें गर्दिश में होंगी, आपके मेरे कानों तक पहुंचेंगी, उन जगहों से जिन जगहों पे ये बातें डिस्कस की जा रही हैं, तो फिर ये पार्टीज किस तरह से ग्रो करेंगी और डिलीवर करेंगी इलेक्शन में। आई पर्सनली थिंक, मैं 100% अग्री करता हूँ रोकी साहब की बात से, whoever takes the cake, जो भी उस सीट पे बैठता है, कल को अवाम जिसके ऊपर मेरा बार बार स्ट्रेस ये है कि अवाम जिसके ऊपर एतमाद करके उसको नंबर्स में ले आए। मेरे ख्याल में पाकिस्तान के हालात का तकाजा ये है इस वक्त के तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को एक दफ़ा कम से कम नेक नियति के साथ उस सेटअप को सपोर्ट करना चाहिए, ताकि हम अपनी मुल्क की मईशत, अपने लोगों की बेहतरी और इस्तेहकाम के लिए अपना भरपूर किरदार एज ए इंडिविजुअल, एज ए पॉलिटिकल पार्टी और एज ए पॉलिटिकल एंटिटी, हम वो अपना किरदार भरपूर तरीके से अदा कर सकते। ठीक है। नईम साहब, आपकी पार्टी के फैसले इस वक्त कौन कर रहा है? मंजोता साहब, आपकी पार्टी के फैसले इस वक्त कौन कर रहा है? बहुत शुक्रिया जी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फैसले जो हैं वो डेफिनेटली हमारी एक जमहूरी जमात है, और बिल्कुल कमेटी जो है वो तमाम रिकमेंडेशन जो है, जो भी फैसले डिसीजन लिए जाते हैं, 5 साल से फिर रिकमेंडेशन होती है और एक जो मशावरत है उसके साथ पूरा प्रोसेस होता है। दूसरे नंबर पर बात जो ये कर रहे हैं, बिल्कुल मैं इस बात के ऊपर एग्री करता हूँ, लेकिन अगर अमली इक़दाम करने की बात है तो वो इन्होंने नहीं किया।
16 महीनों में देख लें कि अपने मुल्क के जो लोग हैं, अवाम है, खवातीन हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, तो उनके साथ जुल्म किया गया। खजाने के ऊपर तो जो डाका डाला गया वो तो बड़ा वाज़ेह, सब लोगों को पता है कि महंगाई कहाँ पर चली गई, गुर्बत और 15 लाख लोग जो हैं वो जब सिंध की हुकूमत आई उसके बाद जो है वो मुल्क से चले गए इसी बुनियाद के ऊपर, इसी वजह से कि पाकिस्तान के अंदर रोजगार नहीं है, रहने के लिए जो है वो वसाइल नहीं है, तो बेरोजगारी की वजह से वो करेगा। लेकिन अगर देखा जाए कि कानून की बात तो बिल्कुल लाकानूनियत की इंतहा होती है, जहाँ पर बंदा अगवा हो जाता है उसका पता नहीं चलता। हाई कोर्ट हुक्म देता है कि आईजी साहब आपके खिलाफ वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं, तो हुक्मनामे में फिर आखिरकार लिखवाना पड़ता है जैसा आपको कि मैंने हुक्म दिया था, वो गिरफ्तार होके आई नहीं है, उन्होंने सरेंडर नहीं किया। SSP साहब को भी बुलाया था, वो भी सरेंडर नहीं उन्होंने किया। और इसी तरह से अगर जज साहब ये कह दें कि अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो फिर आपको रिलीज कर दिया जाएगा, तो फिर कैसे आप कहेंगे कि जब देखिए जिस मुल्क के अंदर कानून की बालादस्ती नहीं होगी ना, आइन की बालादस्ती नहीं होगी, रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, वो कभी भी आगे नहीं जा सकता। सबसे पहले तो सबको रूल ऑफ लॉ के ऊपर बात करनी चाहिए, बजाय ये कि धांधली के जरिए एक प्रोसेस करके और सिलेक्टेड वाला प्रोग्राम करके तो फिर आप सिर्फ अपने कारोबार बनाएंगे ना जी, फिर आप तो अपनी सिर्फ मिलें बनाएंगे, फिर जदादें बनाएंगे, फैक्ट्रियां बनाएंगे, फिर आपको मुल्क के साथ तो नहीं है ना। फिर आप ये तो ना कहेंगे हम सियासत के अंदर हैं तो सिर्फ इबादत के लिए फिर आप उसे माने जिसने अपना कुछ नहीं बनाया, जिसने सारा कुछ जो है इस मुल्क को दिया है, इस कौम को दिया है, जिसने अपनी पूरी लाइफ जो है वो उसकी स्ट्रगल ही ये है कि मुल्क के अंदर सेहत हो, तालीम हो, हमारा मुल्क जो है वो आगे जाए, और उसने वो ही जितना उससे हो सका उसने कोशिश की। आपने उसको जो है वो जेल में डाल दिया है, और यहाँ पर आप जिन्होंने करप्शन की है, जिनके ऊपर केसेस थे उनके केसेस खत्म करवा के आप बाहर से उन्हें पाकिस्तान लेकर आ गए, तो फिर ऐसे कैसे आगे मुल्क जाएगा? डॉक्टर साहब, इफ आई मे प्लीज कमेंट ऑन दिस। ठीक है जी, यू अलाउ मी। जी प्लीज, जी प्लीज। यहाँ पे बात कर रहे थे रूल ऑफ लॉ की। उस वक्त की हुकूमत ने चीफ जस्टिस, जो आज मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, उनके खिलाफ एक सदारती रेफरेंस जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेजा था। सही था या गलत था, इसका जवाब दे दें। मियां नवाज शरीफ के खिलाफ जो केसेस बनाए गए, उस वक्त वही इदारे जिनके थ्रू वो केसेस बनाए थे वो आज अदालतों में पेश हो कि कह रहे थे कि जी हमें इस मुकदमे को परसू करने की ज़रूरत नहीं है और इसमें ये बरी हैं। दीगरान के खिलाफ, जरदारी साहब के खिलाफ, और पाकिस्तान का कौन सा ऐसा कोई मेजर पॉलिटिकल फिगर था जिसके खिलाफ उस दौर में केसेस जो हैं वो नहीं बनाए गए, झूठे या सच्चे? दैट इज अनदर थिंग। What I mean to say is when they talk about rule of law, then they should also, जैसे कहते हैं ना, अपने गिरेबान में भी झांक के देखें कि अपने दौरे हुकूमत के अंदर उस हुकूमत ने लोगों के साथ क्या बरता था। और मेरा कहने का मकसद ये है, what goes around comes around, जो उन्होंने उस वक्त किया था अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली आज उनके अपने साथ हो रहा है। ठीक है, रोकड़ी साहब आपका लास्ट कमेंट। मैं इंडोर्स करूंगा खोसा साहब की बात को। रूल ऑफ लॉ के लिए आप लॉलेस सोसाइटी नहीं बनाते। अनफॉर्चुनेटली हमारे नौजवानों को इस रास्ते पे डाला गया कि उनके फ्यूचर तबाह हुए और उनकी जो सोच है उसको खराब किया गया और एक लॉलेस सोसाइटी की तरफ चले। आपने फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एक प्रोग्रेसिव पॉलिटिकल पार्टी में जो लोग शामिल हुए, आपने उनको इस्तेमाल करके अपने मुल्क के ऊपर हमले करवाए, कोर्ट्स जलवा दी, पुलिस स्टेशन जलवा दिए और मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर हमले हुए। और यानी जो कर्नल शेर खान जैसा आदमी है और बाकी शोहदा, आपने उनको उनकी भी के साथ जो कुछ किया, मैं कहना नहीं चाहता हूँ। तो अगर लॉ की जिस बड़े लेवल पे किसी को अगर पता हो कि रूल ऑफ लॉ क्या होता है, वो ऐसे कामों के लिए कभी नहीं उकसाता अपनी कॉम को या उनको जो प्लीज ये रूल ऑफ लॉ और लॉ की बात ना की। बस सर लास्ट 30 सेकंड है, जल्दी से। दुनिया में डॉक्टर साहिबा लोग अपने कौम और मुल्क के शोहदा को और हीरोज को सेलिब्रेट करते हैं। ये पहली दफा देखा आपने अपने कौमी हीरोज के जो उनके मॉन्यूमेंट्स थे उन पे हमले किए, उनके एयरक्राफ्ट जो यूज हुए थे जिसको हम अजीम जंग कहते हैं, जिसमें पाकिस्तान को उन हीरोज ने जो है वो तबाही से बचाया था और फतह की तरफ लेके गए थे, उनको आगे लगाई अपने कौमी इदारों को। ये कौन सा रेवोल्यूशन है? ये कौन, इस बात की जस्टिफिकेशन क्या है? यानी आपने जिस तरह से रोटी साहब कह रहे हैं कि एक मुस्बत राह पे लगाने के बजाय आपने अपने कौम की जो मेजॉरिटी यूथ है, चोर 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 का ड्रामा तो एक तरफ रह गया, उसके अलावा आपने उन इदारों पे आपने उनको चढ़ा बिठा
ठीक है जी, तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। वक्त की कमी है, मुझे क्लोजिंग का कहा जा रहा है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।